मई 1857। तपती गर्मियों के बीच उत्तर भारत की हवाओं में बारूद की गंध तैर रही थी। मेरठ की छावनी से उठी बगावत की चिंगारी भीषण आग में तब्दील हो चुकी थी। सदियों की घुटन और दर्द ने विद्रोह की शक्ल ले ली थी और दिल्ली से लेकर कानपुर तक हर तरफ अंग्रेजों के घमंड को चुनौती दी जा रही थी। जून का पहला हफ्ता आते आते बगावत की आग झांसी की छावनी तक पहुंच गई। वहां तैनात 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के देसी सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। गुस्साए सिपाहियों ने सीधे स्टार फोर्ट पर कब्जा कर लिया, वो जगह जहां अंग्रेजों का सारा खजाना और गोला बारूद रखा था। अचानक हुए इस हमले ने अंग्रेज अफसरों के होश उड़ा दिए थे और जान बचाने के लिए बाकी बचे 60 अंग्रेज, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे, उन्होंने टाउन फोर्ट के अंदर पनाह ली थी। लेकिन बाहर बागी सिपाहियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। 7 जून को जब सिपाहियों ने टाउन फोर्ट को पूरी तरह से घेर लिया था तो अंग्रेजों ने हथियार डाल दिए। उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने का भरोसा दिया गया था। लेकिन जैसे ही झांसी के जोकनबाग पहुंचे, हवा का रुख बदल गया। तपे हुए बागियों ने अपना वादा ताक पर रख दिया और जोकनबाग में उन सभी अंग्रेजों का कत्ल कर दिया। यह ऐसा नरसंहार था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। अंग्रेज इस कत्लेआम से इतने बौखला गए थे कि उन्होंने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस खून खराबे का इल्जाम झांसी की रानी पर मढ़ दिया था। अंग्रेजी इतिहासकारों ने अपने कागजों में रानी को क्रूर कातिल लिखा, एक ऐसी नेता जिसने पैसों का लालच देकर मासूमों को मरवाया, जबकि हकीकत में रानी का इस कत्लेआम से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन अंग्रेजों की नजरों में अब वो एक खूंखार दुश्मन बन चुकी थी, जिन्हें हर हाल में रास्ते से हटाना था। पर जिस रानी को वो मामूली कातिल समझ रहे थे, असल में वो थी कौन? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें झांसी से 537 किलोमीटर दूर काशी जाना होगा, जहां 1828 के आसपास एक मराठी परिवार में एक बच्ची ने आंखें खोली। पिता मोरोपंत तांबे ने बेटी का नाम रखा मणिकर्णिका। घर में उसे सब लाड़ से मन्नू कहकर बुलाते। मनु जब सिर्फ 4 साल की थी तब उनके सिर से माँ का साया उठ गया था। बचपन में ही सूनापन आ गया। लेकिन इस बच्ची की किस्मत में आम लड़कियों की तरह रोना या घबराना नहीं लिखा हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह मानते थे। उसकी चंचलता को देखकर उसे प्यार से छबीली कहते थे। ये वो बच्ची थी जिसने सहेलियों से नहीं, हथियारों के बीच अपना बचपन बिताया। लड़कपन नाना साहेब और तात्या तोपे जैसे शूरवीरों के बीच बीता। उन्हीं के साथ मैदान की धूल फांकी, कुश्ती लड़ी और तलवार का असली वजन महसूस करा। तीरंदाज हो, दूर तक भाला फेंकना हो या फिर तेज दौड़ते घोड़े पर बैठकर अचूक निशाना लगाना हो, वो हर हुनर में पक्की हो गई। इसी खुले आसमान ने मणिकर्णिका के अंदर निडर और फौलादी इंसान गढ़ दिया था। फिर 1842 में वो दिन भी आया जब काशी की मनु झांसी के राजमहल की शान बन गई। महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ पूरे राजसी ठाट बाट से उनका विवाह हुआ था। ये झांसी का वो गौरवशाली नेवालकर वंश था जिसकी नींव राजा बीर सिंह देव ने रखी थी और जिसे खुद पेशवाओं ने छोटे से गांव से बड़ी रियासत में तब्दील किया था। शादी के बाद पुरानी मराठा परंपरा के तहत मणिकर्णिका का नाम बदल दिया गया और वो कहलाईं लक्ष्मीबाई। लेकिन रानी बनने के बाद भी उन्होंने कभी पर्दे की उस घुटन को बर्दाश्त नहीं किया। वो अक्सर महल से मंदिर तक खुद घुड़सवारी करते हुए जाती थी। राजकाज की उलझनों के बीच भी अपनी तलवार की धार तेज करने का अभ्यास उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था। महल में सब कुछ खुशहाल था। 1851 में रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे झांसी ने इस खुशी को मनाया, लेकिन ये हंसी सिर्फ 4 महीनों ही टिक पाई। गंभीर बीमारी ने उस मासूम की जान ले ली और इस सदमे ने महाराजा गंगाधर राव को अंदर से तोड़ दिया था। वो बिस्तर से लग गए और अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले उन्होंने बड़ा फैसला लिया था। महाराजा ने अपने ही परिवार के 5 साल के बच्चे को गोद लिया और उसे नाम दिया दामोदर राव।
ये सब एक अंग्रेज अफसर के सामने हुआ। महाराजा ने लिख कर दिया कि यह बच्चा ही झांसी का अगला वारिस होगा। 21 नवंबर 1853 को महाराजा हमेशा के लिए चल बसे थे और ठीक इसी वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपनी सबसे क्रूर चाल चली थी, उसकी कुख्यात हड़प नीति। डलहौजी का कहना था कि चूंकि राजा का अपना कोई सगा खून नहीं था, इसलिए झांसी पर अब अंग्रेजों का राज होगा। उसने दामोदर राव को वारिस मानने से इनकार कर दिया। मार्च 1854 में अंग्रेजों का आदेश आ गया, झांसी रियासत खत्म कर दी गई है। रानी को हुक्म मिला कि वो 60,000 की सालाना पेंशन लें और अपना राजमहल हमेशा के लिए खाली कर दें। जब मेजर एलिस ये घमंडी फरमान लेकर रानी लक्ष्मीबाई के सामने पहुंचा तो कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया था, लेकिन वो सन्नाटा टूटा उस एक दहाड़ से जिसकी गूंज आज भी रोंगटे खड़ी कर देती है। रानी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ बेदखल की गई औरत का गुस्सा नहीं था, बल्कि विदेशी ताकत के घमंड पर पड़ी सच्ची चोट थी। मजबूरी में उस वक्त रानी को अपना महल छोड़ना पड़ गया। उन्होंने अपने हक की लड़ाई लंदन तक लड़ी, जो खारिज कर दी गई। अंग्रेज उसे बस बेबस और कमजोर सी विधवा समझ रहे थे, जिसे चंद रुपयों से चुप कराया जा सकता था। लेकिन हुकूमत के नशे में अंधे उन अंग्रेजों को ये अंदाजा ही नहीं था कि अपने गुरूर में उन्होंने सोई हुई शेरनी जगा दी है। एक ऐसी शेरनी जो अब उनके साम्राज्य को रणभूमि में बदलने के लिए तैयार थी। लक्ष्मीबाई करीब 3 साल तक शहर के झांसी महल में रहीं, जिसे रानी महल भी कहा जाता है। मई 1857 में जब क्रांति का बिगुल बजा तो रानी ने फिर से झांसी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। लंबी लड़ाई के बाद जब अंग्रेजों ने दिल्ली में क्रांतिकारियों को हराया, तब नंबर आया झांसी का। मार्च 1858 में अंग्रेज जनरल सर ह्यू रोज अपनी तोपों और 4000 से ज्यादा सैनिकों के साथ झांसी के चौखट पर आ धमका। किले के बाहर अंग्रेजी सेना का पहरा था और अंदर रानी की बनाई हुई महिला फौज मोर्चे पर डटी थी। झलकारी बाई और मुंदर जैसी बहादुर औरतें अंग्रेजों की तोपों का जवाब अपनी बंदूकों से दे रही थीं। लेकिन अप्रैल आते आते अंग्रेजों ने किले की दीवारें तोड़ दी और शहर के अंदर घुस आए। एक यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी डायरी में मांझा प्रवास में उस दिन का जो दर्द लिखा हुआ है वो रूह कपा देता है। अंग्रेज शहर में घुसे और जो भी सामने आया उसे गोलियों से भून रहे थे। हलवाईपुरा धू-धू कर जल रहा था। लगभग 5000 बेगुनाह नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जब हार तय हो गई तो रानी ने किले के बाहर निकलने का प्लान बनाया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने घोड़े बादल पर बैठकर किले से छलांग लगाई थी। लेकिन गोडसे की डायरी अलग और सच्ची कहानी बताती है। रात के गहरे अंधेरे में रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर को पीठ पर बांध कर उतरी, दरवाजे से निकली। उनके साथ चंद वफादार अफगान रक्षक थे और वो अंग्रेजों की घेराबंदी को चीरते हुए निकल गए। इस दौरान अंग्रेजों को सबसे बड़ा चकमा दिया था झलकारी बाई ने। उनकी शक्ल हूबहू रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। उन्होंने लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकलने के लिए खुद रानी के कपड़े पहने और घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों की फौज को उलझाए रखा। रानी लक्ष्मीबाई ने लगातार 102 मील तक थका देने वाला सफर तय किया और वो कालपी पहुंची। इस सफर के दौरान उनका वफादार घोड़ा बादल दौड़ता रहा और आखिर में उसने अपने प्राण दे दिए। इसी बीच खबर आती है कि अंग्रेजों ने उनके पिता मोरोपंत को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया है। कालपी में रानी तात्या तोपे और राव साहिब जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से मिली। मई में कालपी में भी अंग्रेजी सेना के खिलाफ एक और जोरदार युद्ध लड़ा गया, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पर इस शेरनी ने हार मानना सीखा ही कहां था। जब उनके पास कोई ठिकाना नहीं बचा, तब उन्होंने वो चाल चली जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। उन्होंने ग्वालियर के अजय किले पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया अंग्रेजों के वफादार थे। वो अपनी सेना को लेकर रानी से लड़ने बाहर भी आए थे, लेकिन झांसी की रानी का रुतबा ही कुछ ऐसा था कि सिंधिया की सेना ने बगावत कर दी।
उन्होंने तोप की गोली की जगह उसमें बाजरा भर दिया और बिना लड़े ही सिंधिया को मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। बिना किसी खून खराबे के ग्वालियर का ऐतिहासिक किला रानी के कब्जे में था। इस खबर ने अंग्रेजों के खेमे में भूचाल ला दिया था और सर ह्यू रोज को तुरंत अपनी सेना लेकर ग्वालियर की तरफ दौड़ना पड़ा था। 17 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय का वो मैदान जहां भारत की तकदीर लिखी गई थी। जनरल स्मिथ और उसकी खूंखार एथ ह्यूसर्स टुकड़ी ने भीषण हमला बोल दिया था। रानी ने वो जंग आदमियों के कपड़ों में लड़ी थी। लाल रंग की कुर्ती, पतलून और सिर पर साफा। उनके साथ उनकी सहेलियां मुंदर और काशीबाई भी अंग्रेजों के खिलाफ लोहा ले रही थीं। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन रानी के पास बादल नहीं था। एक नया और अड़ियल घोड़ा उनके हिस्से आया था और यही बात इतिहास का सबसे बड़ा दर्द बन गई। अंग्रेजों का घेरा तोड़ते हुए जब रानी आगे बढ़ी तो रास्ते में ग्वालियर का उफनता हुआ स्वर्ण रेखा नाला आ गया, जिसको देखकर नया घोड़ा ठिठक कर खड़ा हो गया और इसी एक पल की देरी ने रानी को अंग्रेजों की खूंखार घुड़सवार टुकड़ी के बीच फंसा दिया था। रानी अब अकेले थी। उन्होंने अपना घोड़ा मोड़ा और सीधे दुश्मन पर टूट पड़ी। बेहद करीब से एक गोली रानी को लगी और तभी पीछे से तलवार ने उनके सिर पर घातक वार कर दिया। खून से लथपथ रानी जमीन पर गिर पड़ी और उनके साथ लड़ रही मुंदर ने भी वहीं दम तोड़ दिया। रानी की हमेशा से एक इच्छा थी कि मरने के बाद कोई भी गोरा उनके शरीर को हाथ ना लगाए। उनके वफादार अंगरक्षकों ने रानी को उठाया और पास ही बनी बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए। रानी की सांसें उखड़ रही थीं। संतों ने उन्हें गंगा जल पिलाया और स्थिति की गंभीरता को समझाया। अंग्रेज उनके शरीर तक न पहुंच सके, इसलिए साधुओं ने अपनी कुटिया तोड़कर उसकी लकड़ियों से रानी की चिता सजा दी थी। जैसे ही उन्होंने प्राण त्यागे, वफादारों ने वहीं मुखाग्नि दे दी। जब तक अंग्रेज वहां पहुंचे, झांसी की रानी पंचतत्व में विलीन हो चुकी थी। वो जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इस शहादत का एक और पन्ना है जो इतिहास में दब गया है। वो छोटा सा दामोदर राव जिसे रानी अपनी पीठ पर बांध कर लड़ती रही, उसका क्या हुआ? माँ की मौत के बाद वो 8 साल का बच्चा अपने वफादारों के साथ 2 साल तक चिलचिलाती धूप में, बारिश में, जंगलों की खाक छानता रहा। किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेजों के डर से उन्हें पनाह या रोटी भी दे सकें। कई बार उन्हें जंगली फल खाकर गुजारा करना पड़ता था। जो बच्चा कभी झांसी की राज सिंहासन का वारिस था, दर दर की ठोकरें खाता हुआ अंत में अंग्रेजों की चंद रुपयों की पेंशन का मोहताज हो गया था। बेहद गरीबी और गुमनामी के अंधेरे में दामोदर राव ने दुनिया को अलविदा कह दिया। झांसी का वो गौरव खामोश सन्नाटे में कहीं खो गया था। रानी की वीरता इतनी बड़ी थी कि उन्हें हराने वाला ब्रिटिश सेनापति सर ह्यू रोज भी ये लिखने पर मजबूर हो गया कि विद्रोहियों के उस पूरे हुजूम में वो अकेली मर्द थी। 1857 की आग भले ही ठंडी हो गई हो, लेकिन वो अपने पीछे ऐसी चिंगारी छोड़ गई जो आज भी हमारे दिलों में जलती है। एक ऐसी चिंगारी जिसे हम आज भी सुभद्रा कुमारी चौहान की उन लाइनों में महसूस कर सकते हैं। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी।